करेंगे। समाजशास्त्री चिंतन का विकास, समाजशास्त्र किस तरह से विकसित हुआ, समाजशास्त्र के विकास के पीछे वो कौन सी अवधारणाएं थी, वो कौन सी वैचारिकता थी, जिस वैचारिकता के कारण हमें समाजशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में पढ़ने के लिए या चिंतन करने के लिए आवश्यकता पड़ी। तो समाजशास्त्री चिंतन का इतिहास अथवा समाजशास्त्री विचारधारा प्रमुख रूप से सामाजिक जीवन एवं इससे संबंधित मुख्य सामाजिक समस्याओं से आबद्ध विचार है। जब हम समाजशास्त्र या समाजशास्त्री चिंतन को पढ़ते हैं या जानते हैं, तो वो चिंतन जो समाज के साथ सीधे जुड़ा होता है। सामाजिक चिंतन का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि स्वयं मनुष्य तथा समाज का। यह दूसरी बात है कि चिंतन का विकास धीरे धीरे हुआ। जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, वैसे वैसे हमारे सामाजिक चिंतन का भी विकास हुआ। पहले मनुष्य के बीच भाषा नहीं थी। प्रतीकों के माध्यम से, एक दूसरे के इशारों के माध्यम से वह एक दूसरे की बातों को समझता था। लेकिन जब उसने भाषा का प्रयोग कर लिया, तो यह चिंतन की गतिशीलता या समाजशास्त्री वैचारिकता को और भी प्रभावी ढंग से हमें सोचने और समझने का मौका मिला। प्रारंभ से ही प्रत्येक समाज में अनेक तरह की समस्याएं रही हैं। इन समस्याओं के प्रति चिंतक अनदेखे नहीं रहे, अपितु उन्होंने इन समस्याओं को सुलझाने के लिए सामाजिक जीवन को स्थायी एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के विचार प्रकट किए और सुझाव दिए। आप किसी भी समाजशास्त्री चिंतक को पढ़ेंगे, किसी कवि को पढ़ेंगे, किसी लेखक को पढ़ेंगे, किसी विचारक को पढ़ेंगे, तो उसके विचार में जो दिखाई देता है वो समाज से जुड़े सारे परिवेश है। वो जो कुछ देखता है समाज में, उसे ही अपने कृति में लिपिबद्ध कर देता है। जो हम सोचते हैं, जो देखते हैं, जो महसूस करते हैं, तो इन विचारों के लिए समाज, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना अथवा सामाजिक जीवन एवं समस्याओं से संबंधित है। और सामाजिक चिंतन शब्द का प्रयोग किया, तो सामाजिक चिंतन जो होता है वो समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ है। सामाजिक चिंतन समाज के विभिन्न पहलुओं से संबंधित विचार है। इन्हीं विचारों को आज हम समाजशास्त्री चिंतन कहते हैं। तो पढ़ लेंगे इसके बाद फिर। क्योंकि समाजशास्त्र एक संस्थागत विषय के रूप में विकास 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ, थोड़ी देर बाद, इसलिए इससे पहले सामाजिक चिंतन शब्द की प्रचलित नहीं रहा है। जब समाजशास्त्री चिंतन प्रारंभ हुआ, तो उस समय दूसरे समाज विज्ञानों का जन्म हो चुका था। समाजशास्त्र तो इन समाज विज्ञानों की तुलना में बहुत ही शैशवावस्था में है। दर्शन शास्त्र का बोलबाला था, इतिहास का बोलबाला था, राजनीति शास्त्र का बोलबाला था, अर्थशास्त्र का बोलबाला था, और बहुत सारे नेचुरल साइंस, उन विज्ञानों का भी बोलबाला था। लेकिन इन सारे विज्ञानों में जो समाज की वास्तविक समझ होनी चाहिए, जो समाज की वास्तविक एकात्मकता होनी चाहिए, वो नहीं दिखाई देती थी। क्योंकि ये सारे विज्ञान अपने अपने विषयों से संबंधित बातें करते थे,
समाज समाज का समग्र चिंतन किसी भी विज्ञान में दिखाई नहीं दे रहा था। जबकि जो सामाजिक समस्याएं आती थी तो समाज में आती थी। तो इस तरह से समाजशास्त्री चिंतन की शुरुआत कैसे हुई, इसको हम और गहराई के साथ समझ सकते हैं। सामाजिक अर्थात समाजशास्त्री चिंतन का शाब्दिक अर्थ है समाज के बारे में विचार। जैसे हम आर्थिक चिंतन जब बात करेंगे तो अर्थशास्त्र का पूरा स्वरूप हमारे सामने आ जाएगा कि जब हम आर्थिक क्रियाकलापों, आय व्यय, आर्थिक उपादानों की बात करेंगे तो अर्थशास्त्र आएगा। जब राजनीतिक क्रियाओं की बात करेंगे तो राजनीति शास्त्र आएगा। हालांकि अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन, ये सभी समाज के अंग हैं और समाज में इनकी आवश्यकता है और ये सब समाज से जुड़े हुए हैं। तो समाजशास्त्रीय चिंतन की जब हम बात करेंगे तो मतलब होगा समाज के बारे में विचार या समाज के बारे में चिंतन। ये सामाजिक चिंतन सामाजिक व्यक्तियों अथवा सहयोगी व्यक्तियों के सहचिंतन का परिणाम है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मनुष्य अकेले चिंतन करता है। मनुष्य के साथ उसके जो सहयोगी लोग होते हैं उनका भी अपना चिंतन होता है, वो भी समाज के बारे में सोचते हैं। तो इस प्रकार का जो सहचिंतन, जिसे हम कहते हैं सहचिंतन, दैनिक जीवन की किसी भी प्रकार की समस्या से संबंधित हो सकता है। जब हम चिंतन करते हैं विकास को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, सामाजिक विषमता को लेकर के, सामाजिक गतिशीलता को लेकर के, सामाजिक परिवर्तन को लेकर के, तो वो उस चिंतन धारा में सिर्फ व्यक्ति का अकेले चिंतन नहीं होता है, बल्कि उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। तो सामाजिक चिंतन का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि स्वयं समाज का इतिहास, क्योंकि समस्याएं हर समाज में रही हैं। ऐसा नहीं कि समाजशास्त्र का जब जन्म हुआ है तब समस्याएं आएंगी। समाज में तो समस्याएं हर समय रही हैं। इसलिए हम ये कहें कि सहचिंतन सदैव होता रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वास्तव में सामाजिक चिंतन एवं सोच विचार की उस पद्धति को हम समाजशास्त्री चिंतन कह सकते हैं जो मानव समाज अथवा व्यक्तियों के जीवन एवं समस्याओं से जुड़ी होती है, समस्याओं से संबंधित होती है। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो चाहे वो भारत हो, चीन हो, जापान हो, ग्रीक हो, मिस्र हो, बेबीलोनिया हो, इन देशों के विचारकों ने समाज के बारे में बहुत ही गहराई से चिंतन किया। तो जो प्रारंभिक चिंतन था वो एक लोक चिंतन था। लोक चिंतन आप समझते हैं, जैसे अभी आप लोक विधि विज्ञान पढ़ा रहे थे, जो व्यक्तियों के बीच से जो चिंतन उत्पन्न होता है वो लोक चिंतन होता है। बहुत सारी हमारी परंपराएं हैं, हमारी प्रथाएं हैं, हमारे रीति रिवाज हैं जो हमारे लोक से जुड़े हुए हैं। तो जो ये हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रारंभिक चिंतन है वो लोक चिंतन की उपस्थिति, जिसकी अभिव्यक्ति कहावतों, लोक वार्ताओं, मिथकों, लोक गाथाओं, किंवदंतियों आदि में देखने को मिलती है। आपने कभी अपने घर में, परिवार में बड़ी मां, बड़ी भाभी या पिताजी से, बाबा जी से, दादाजी से आप किससे सुनते रहे होंगे? कहानियां, छोटी छोटी कहानियां सुनते रहे होंगे। वो कहानियां उस लोक चिंतन का ही परिणाम है। और आपको बताया था कि हावर्ड बेकर ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी कि जो समाजशास्त्री सिद्धांतों का जो विकास हुआ है, जो समाजशास्त्री विचारधारा का विकास हुआ है, तो वह इन्हीं लोक चिंतनों से हुआ है। उनकी किताब है डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट फ्रॉम लोर टू साइंस। लोक गाथाओं से लेकर के और विज्ञान तक जो विकास हुआ है समाजशास्त्री सिद्धांत का, वो
कहीं न कहीं इन्हीं लोक गाथाओं, किंवदंतियों, मिथकों, लोक वार्ताओं में छिपी होती थी। क्योंकि प्राचीन काल में हम समाज शास्त्र को एक विषय के रूप में नहीं जानते हैं। समाज शास्त्र कोई विषय नहीं था। जब समाज शास्त्र कोई विषय नहीं था, तो इसलिए ये जो चिंतन थी, वो सामाजिक चिंतन थी। प्राचीन काल के विचारक समाजशास्त्री न होते हुए भी प्रारंभिक समाजशास्त्रियों की भांति सामाजिक जीवन से संबंधित समस्याओं को समझने और उसके निराकरण करने का उपाय किया और यह प्रयास किया उन्होंने। आप देखिए, भारतवर्ष में भी हम तुलसी को लोक चिंतन मान सकते हैं। तुलसी को अगर आपने रामचरितमानस पढ़ा है, तुलसी को अगर आपने रामचरितमानस पढ़ा है, तो तुलसीदास तो हमें सबसे बड़े समाजशास्त्री लगते हैं, क्योंकि वो लोक चिंतक थे। समाजशास्त्र समाज के बारे में लिखा है। तो भले ही समाजशास्त्र का विकास न हुआ हो प्रारंभिक काल में, लेकिन हमारी सामाजिक चिंतन की जो परिपाटी थी, जो हमारी सामाजिक चिंतन की धारा थी, वो कभी रुकी नहीं। वो हमेशा गतिशील रही। हमारे कहानीकार रहे हों, हमारे उपन्यासकार रहे हों या समाजसेवी लेखक रहे हों, सबने समाज के बारे में चिंतन किया। तो अगर हम समाजशास्त्री चिंतन को समाजशास्त्र के चश्मे से देखना चाहते हैं, तो बोगाडस, एक आपने नाम सुना होगा बोगाडस का नाम। बोगाडस कहते हैं कि जहां तक भूतकाल या वर्तमान का संबंध है, नियमानुसार सामाजिक प्रश्नों के बारे में व्यक्तियों के विचार ही सामाजिक चिंतन है। सामाजिक प्रश्न। अब उन्होंने यहां पे एक शब्द यूज किया है, उपयोग किया है, सामाजिक प्रश्न। सोशल क्वेश्चंस क्या है? बहुत सारे वर्निंग सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, ज्वलंत सामाजिक समस्याएं होती हैं, और उन समस्याओं के बारे में, तो अगर इस कड़ी में अगर आप तुलसी को ले लीजिए, तुलसीदास को ले लीजिए, तो हमको लगता है कि तुलसीदास से बड़ा समाजशास्त्री कोई नहीं था। धर्म क्या होना चाहिए, परंपरा क्या होनी चाहिए, मर्यादा क्या होना चाहिए, मूल्य क्या होने चाहिए, भाईचारा क्या होना चाहिए, परिवार क्या होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए और शत्रु कैसा होना चाहिए, इन सारी चीजों का जितनी गहराई और सूक्ष्मता के साथ तुलसीदास ने व्यक्त किया है, हमें लगता है कि उतनी गहराई, उतनी व्यापकता के साथ किसी दूसरे ने नहीं किया। भले ही हम समाजशास्त्र को भले ही हम तुलसीदास को एक रामचरितमानस के लेखक माने, लेकिन मैं तो बहुत बड़ा समाजशास्त्री मानता हूं। तो बोगाडस के ने कहा कि जब सामाजिक प्रश्नों के बारे में व्यक्तियों का विचार ही सामाजिक चिंतन है, तो इस अर्थ में सामाजिक चिंतन मानव इतिहास अथवा वर्तमान में यहां वहां या कुछ व्यक्तियों द्वारा सामाजिक समस्याओं से संबंध में सोचना, विचार करना, मनन करना, ये सब सामाजिक चिंतन के दायरे में ही आते हैं। एक और विचारक हुए चैम्बलिस। चैम्बलिस कहते हैं कि सामाजिक विचार मानव प्राणियों एवं उनके साथियों के बीच संबंधों से संबंधित है। अब इन्होंने वही कहा जिसे हम सचिंतन की बात कर रहे हैं। आप तो जानते हैं कि मनुष्य कभी अकेले नहीं रहता है। मनुष्य कभी अकेले नहीं रहता, वो साथ में रहता है और समाज में रहता है। समाज का अस्तित्व मनुष्य के कारण ही है। मनुष्य ही समाज का निर्माण हुआ। अब ये समाज पहले आया कि मनुष्य पहले आया, ये उसी तरह से प्रश्न है जैसे मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। लेकिन हमें इसमें उलझना नहीं। हमें तो बस इतना जानना है कि समाज के बिना मनुष्य का अस्तित्व नहीं है और मनुष्य के बिना समाज का अस्तित्व नहीं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो चैम्बलिस कहते हैं कि सामाजिक विचार मानव प्राणियों एवं उनके साथियों के बीच संबंधों से संबंधित, माने मनुष्य के बीच जो संबंध पाए जाते हैं, उन्हीं संबंधों से सामाजिक चिंतन की उत्पत्ति होती है। उन्हीं संबंधों से सामाजिक चिंतन की धारा प्रवाहित होती है। फुरफे, एक थिंकर्स है फुरफे, FURFEY, फुरफे।
वो कहते हैं कि सामाजिक चिंतन मानवीय जीवन से संबंधित है। सामाजिक विचार एक शब्द है। विचार, वो कहते हैं विचार एक शब्द है। लेकिन अगर हम सामाजिक चिंतन, सामाजिकता का जहां तक बोध होता है, वो उसका सीधा संबंध समाज से है। तो वो कहते हैं कि सामाजिक विचार एक शब्द है, क्योंकि इसमें मानव समूह की सभी प्रकार की गतिविधियां सम्मिलित होती हैं। हर तरह की गतिविधियां सम्मिलित होती हैं। वो सकारात्मक गतिविधि कर रहा है या नकारात्मक गतिविधि कर रहा है, सारी गतिविधियां मनुष्य की इससे जुड़ी हुई है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि अगर इन बोगाडस, चैम्बलिस या फुर्फे की बातों पर अगर हम गौर करें, तो पाते हैं कि समाजशास्त्री चिंतन का संबंध व्यक्तियों के सामान्य जीवन तथा सामाजिक समस्याओं के बारे में चिंतन से है। इस प्रकार सामाजिक जीवन तथा समस्याओं के बारे में एक अथवा कुछ व्यक्तियों के चिंतन व विचारों को ही हम सामाजिक चिंतन कह सकते हैं। आज भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। हम पढ़ते हैं, चाहे वो हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां थी, बहुत सारे अंधविश्वास थे, बहुत ही अ, विषाक्तात्मक हम कह सकते हैं कि परंपराएं थी, जो कि वर्तमान समय में नहीं मानी जा सकती हैं, जो वर्तमान समय में अच्छी नहीं समझी जा सकती हैं। और उन सब के खिलाफ हमारे जो विचारक थे, हमारे जो लेखक थे, जो हमारे सामाजिक अग्रदूत थे आंदोलन के, उन्होंने उन कुरीतियों को, उन विषाक्त चीजों को समाज से बाहर करने के लिए बहुत बहुत कोशिश किया। बाल विवाह को ले लीजिए, विधवा विवाह ले लीजिए, विधवा विवाह नहीं होता था, बाल विवाह बहुत चालू होता था, सती प्रथा बहुत तेजी के साथ कुलीन, बंगाल के कुलीन तंत्र में सम्मिलित था, बहुत गहराई के साथ जुड़ा हुआ था। राजस्थान में भी सती प्रथा के बहुत भयावह रूप देखने को मिलते थे। तो बंगाल के सती प्रथा और राजस्थान के सती प्रथा दोनों में व्यापक अंतर था। बंगाल में जो सती प्रथा था, वो अगर कोई पुरुष की मृत्यु हो गई है, तो उसकी पत्नी उसके साथ चिता में उसको अर्पित कर दिया जाता था, सती हो जाती थी, भले ही उसकी इच्छा हो या न हो। और इसका बहुत व्यापक विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने, जब उनके भाई जी की मृत्यु हो गई और वो उस समय स्टूडेंट थे, पढ़ रहे थे कॉलेज में, इससे इतना कम्युनिकेशन नहीं था कि वो जल्दी से पहुंच जाएं घर। और वो जिस डर से आहत हो गए थे कि लगता है कि हमारी भाभी को भी सती होना पड़ेगा, और वो भाभी को मां का समान दर्जा देते थे। और जैसे जैसे घर पहुंचते हैं दूसरे दिन, तो सब खत्म हो चुका था। और वही उन्होंने प्रण किया था कि इस सामाजिक कुरीति को हम समाज से जब तक बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। तो इस तरह से वहां सती प्रथा पर कानून बना। लेकिन जो राजस्थान में जो सती प्रथा होता था, वो राजस्थान में जो सती प्रथा था, वहां पे लड़ाई होती, युद्ध के समय बहुत सारे राजपूतानी अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए, अपने मान और सम्मान की रक्षा के लिए सती होती थी। तो दोनों सती प्रथा के दोनों स्वरूप अलग था, लेकिन उस समाज ये चिंतन था कि नहीं, ये प्रथा अब बंद होनी चाहिए। समाजशास्त्री चिंतन की अगर प्रकृति के बारे में हम सोचें, उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो कुछ चीजें सामने आती दिखाई देती हैं। ये तो हम समझ गए कि समाज के द्वारा वैज्ञानिक आधार पर सहचिंतन का विकास ही सामाजिक विचार की प्रकृति को स्पष्ट करता है। और बोगार्डस ने कहा कि स्पष्ट ही कर दिया है कि समाजशास्त्री चिंतन मानवीय चिंतन की वह शाखा है जो कि अपनी सामाजिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर मानवीय अंतर संबंधों, अंतःक्रियाओं से विशेष रूप से संबंधित होती है। बोगार्डस कहते हैं कि सामाजिक चिंतन अमूर्त है, मूर्त नहीं है, अमूर्त है।
व्यवहारिक विचार अथवा प्रचलित विचार सामाजिक विचारों की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि इनमें कोई गहराई नहीं होती। इनमें केवल कुछ मूल प्रश्न उठाए जाते हैं, संदेह प्रकट किए जाते हैं तथा दूरगामी सहसंबंधों का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन दूसरी ओर अमूर्त विचार क्या है? अमूर्त विचार में कारणवादी व्याख्याओं, वास्तविकताओं का वर्गीकरण, संबंधों में दूरदर्शिता तथा संतुलित विधियों की तरफ काफी ध्यान दिया जाता है। व्यवहारिक चिंतन प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव है, परंतु अमूर्त चिंतन असामान्य है, सामान्य नहीं, असामान्य। तो समाजशास्त्री चिंतन का संबंध केवल सामाजिक समस्याओं के बारे में ही सहचिंतन नहीं है। हम इसको ये समझ लें कि सहचिंतन तक ही हमारी समाजशास्त्री चिंतन है, सीमित है, नहीं, ये गलत होगा। अपितु यह समाज के अन्य उन सभी पहलुओं जिनमें आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक क्रियाएं भी सम्मिलित हैं, इससे भी जुड़ा हुआ है। तो हमें ये समझ लें कि समाजशास्त्री चिंतन या जो सामाजिक चिंतन है सिर्फ समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ है, ये गलत होगा। समाजशास्त्री चिंतन तो समाज के उन सारे पक्षों से जुड़ा हुआ है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो। तो हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्री दो विशेषताएं इस चिंतन में धारा में स्पष्ट होती हैं। एक विशेषता होती है कि समाजशास्त्री चिंतन अमूर्त होता है, क्योंकि यह विचारों से संबंधित है। और दूसरा, समाजशास्त्री चिंतन का उद्भव सामाजिक समस्याओं के निराकरण की आवश्यकता के परिणाम स्वरूप होता है। जब सामाजिक समस्याएं आती हैं, जब मनुष्य ने देखा कि ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं से हमारी गतिशीलता प्रभावित हो रही है, हमारा विकास प्रभावित हो रहा है, वो उसके उपाय ढूंढने लगे, वह इंटरेक्शन करने लगा, एक दूसरे के साथ संवाद करने लगा, संवाद के द्वारा उन समस्याओं को शेयर करने लगा, और तब जाकर के ये चिंतन की धारा प्रस्फुटित हुई। अर्थात जब कभी आवश्यकताओं की पूर्ति की समस्या उठ खड़ी होती है या कोई सामाजिक समस्याएं हमारे समाज को पूरी तरह से पैरालाइज करने का प्रयास करती हैं या अवरोध डालने का प्रयास करती हैं, तभी विभिन्न प्रकार की सामाजिक चिंतन का जन्म होता है। एक विशेषता यह भी हो सकती है। समाजशास्त्री चिंतन केवल सामाजिक समस्याओं से संबंधित न होकर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, इन सब से जुड़ा होता है। और ये हम जानते हैं कि प्रत्येक समाज का भिन्न भिन्न समाजशास्त्री चिंतन होता है। अगर आप ट्राइबल में जाइए, ट्राइबल समाज में जाइए, उनका चिंतन दूसरा होगा, क्योंकि उनकी सोच सीमित है, उनकी आवश्यकता सीमित है, उनकी समस्याएं भी सीमित है। जिसकी जितनी आवश्यकता बड़ी होगी, उसके सामने उतनी ही समस्याएं बड़ी होंगी, और वह उन्हीं के बारे में सोचेगा। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि सामाजिक चिंतन समाज से जुड़ी हुई है। हमारी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं, हमारी व्यक्तिगत चिंतन हो सकता है, व्यक्तिगत समस्याएं, लेकिन समाज की समस्याएं, समाज के विकास के लिए किए गए प्रयास, वो सारे सार्थकता हमारी सामाजिक चिंतन हो सकती है। तो प्रत्येक समाज का भिन्न भिन्न समाजशास्त्री चिंतन होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो सांस्कृतिक परिवेश है वो भिन्न भिन्न होता है। अमेरिका का सांस्कृतिक परिवेश अलग है, भिन्न है, तो वहां का जो सामाजिक चिंतन होगा वो अलग होगा। भारतीय समाज की सांस्कृतिक विशेषताएं अलग है, इसलिए जो हमारी चिंतन धारा है वो अलग है। भारतीय समाज में भी अगर हम ले लें
तो बहुत सारी संस्कृतियों के, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग यहां पे रह रहे हैं। तो संस्कृत का प्रभाव भी हमारी चिंतन पे पड़ता है, पर्यावरण का प्रभाव भी हमारे चिंतन पे पड़ता है। तो जब सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अलग अलग होंगी तो हमारी सामाजिक चिंतन की धारा भी अलग अलग होगी। समाजशास्त्री चिंतन सामाजिक अनुभवों द्वारा विकसित एवं प्रभावित होती है। यह भी है, इंपिरिकल नॉलेज का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। हमने आपको जब डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी बता रहे थे तब यह बताया था कि इंपिरिकल नॉलेज, जो अनुभविक ज्ञान होता है, उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। परिवार में जब हमारे बुजुर्ग हैं, वो अपने अनुभवों को बताते हैं किसी भी समस्या को लेकर के, और मिनटों में उसका समाधान कर देते हैं, तो लगता है कि वो चिंतन धारा अलग है। तो जो अनुभविक ज्ञान होता है, वो अनुभविक ज्ञान ये हमारे समाजशास्त्री चिंतन को प्रभावित करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सामाजिक चिंतन की प्रकृति विकासवादी होती है। यह निरंतर वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में सुधार पर बल देती है। एक ये भी है। तो अगर हम इस कड़ी में समाजशास्त्री चिंतन को बांटने का प्रयास करें या उसको वर्गीकृत करने का प्रयास करें, तो तीन चीजें हमारे सामने आती दिखाई देती हैं। एक है सामाजिक नियोजन, जिसे हम कहते हैं सोशल प्लानिंग। दूसरा है समाज विरोधी चिंतन, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो समाज के विरोध में कार्य करते हैं। और तीसरी चीज होती है सामाजिक या वैज्ञानिक सामाजिक चिंतन, जिसका परिणाम आज हम एक विकसित समाज के रूप में देख रहे हैं। तो जो सामाजिक नियोजन है, जो पहला सामाजिक नियोजन की बात करें, तो जो सामाजिक नियोजन है, इस प्रकार का चिंतन का प्रमुख उद्देश्य मानव समूहों में उन्नति करना होता है। एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स। बोगार्डस कहते हैं कि कुछ व्यक्ति नियोजन शब्द से अभिप्राय सामान्य शब्दों में समाजवाद अथवा साम्यवाद अथवा फासिस्टवाद, फासिज्म के निर्माण से लगा लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। सामाजिक नियोजन का सार मानव समुदायों का विकास करना है, और यह विकास विशेषज्ञों द्वारा सावधानी पूर्वक सुनिश्चित एवं निर्धारित विधियों द्वारा किया जाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में इसे कहें तो समुदाय या समाज के विकास और उन्नति के लिए नियोजन प्रयास ही सामाजिक नियोजन, नियोजित प्रयास। जब हम समाज के लिए नियोजित एक प्लानिंग करते हैं, हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो इसकी प्लानिंग करते हैं, पूरी योजना बनाते हैं। घर में अगर परिवार के किसी सदस्य की शादी होनी है या कोई और फंक्शन करना है तो पूरी प्लानिंग बनाएंगे। तो ऐसे ही प्लानिंग जब हम समाज के लिए बनाते हैं तो वो सोशल प्लानिंग होती है, सामाजिक नियोजन होता है। और यह सामाजिक नियोजन एक तरह से समाज को विकसित करता है, समाज में विकास करता है। और दूसरी बात आती है समाज विरोधी चिंतन। समाज विरोधी चिंतन क्या है? इस प्रकार का चिंतन का उद्देश्य व्यक्तियों के हितों का किसी विशेष गुट या समूह उद्देश्य के लिए शोषण करना है। समाज विरोधी चिंतन वहीं उत्पन्न होता है जब हम समाज के मूल्यों को दरकिनार करते हैं। हम समाज का विकास न करके हम समाज में शोषण करते हैं। और वास्तव में ये जो प्रक्रिया शुरू होती है, यह अक्सर व्यक्तिवादी विचारों से शुरू होती है। व्यक्ति अपने हितों को पहले देखने लगता है कि हम किस तरह से लाभ ले सकते हैं,
किस तरह से अपने हितों को पूरा कर सकते हैं। तो यह अक्सर व्यक्तिवादी विचारों से शुरू होती है और ऐसी योजना में समाप्त होता है जिसमें कुछ व्यक्तियों को लाभ हो जबकि अन्य व्यक्तियों को किसी न किसी प्रकार की हानि उठाने पड़े। तो जो ऐसा लाभ होता है जो मास रूप से सबके लिए नहीं होता है, बल्कि कुछ लोगों के लिए होता है, तो समाज विरोधी चिंतन, क्योंकि समाज में तो सारे लोग रह रहे हैं। जब हमारा चिंतन किसी व्यक्ति किसी समूह के बारे में होगा, पूरे समाज के बारे में नहीं होगा, तो वो समाज विरोधी चिंतन है। हम एक जाति के लिए कर रहे हैं या एक धर्म के लोगों के लिए कर रहे हैं या एक वर्ग के लोगों के लिए कर रहे हैं और बाकी वर्ग और बाकी समूह उसका लाभ नहीं ले पाएंगे, तो वो समाज विरोधी चिंतन होगा। तो इससे क्या होगा कि जब कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए अन्य व्यक्तियों को किसी न किसी प्रकार की हानि उठानी पड़ती है और जब इसके हानिकारक प्रभावों का जनसाधारण को पता चल जाता है, तो जनसाधारण द्वारा इसका खंडन शुरू हो जाता है। उसके हम क्या कहते हैं, रिपुडिएशन। रिपुडिएशन, उसका खंडन शुरू हो जाता है। नहीं, इस नीति का विरोध हम करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे वो किसान आंदोलन चल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये हमारे हितों को कुठाराघात करके व्यापारियों या बिचौलियों या दलालों को ज्यादा फायदा पहुंचा जा रहा है। अब इसकी हकीकत क्या है, ये दूसरी बात है। तो ये समाज विरोधी चिंतन। फिर तीसरा जो चिंतन होता है, वैज्ञानिक सामाजिक चिंतन। वैज्ञानिक सामाजिक चिंतन क्या? इस प्रकार के चिंतन का उद्देश्य प्रक्रियाओं का विश्लेषण करना है तथा ऐसी योजनाएं बनाना है जिससे मौलिक सामाजिक सुधार हो सके। समाज में जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, सती प्रथा का जब विरोध हुआ, राजा राम मोहन राय तो अकेले नहीं थे, उनके साथ मास जुड़ गया, लोक जुड़ गया कि नहीं, ये गलत हो रहा है, इसलिए कानून बनाना पड़ा। तो जब हम ऐसी योजना बनाते हैं जिससे समाज का मौलिक सुधार हो और इसमें समाज विरोधी अथवा समाज उपयोगी हितों पर बल न देकर इसके अंतर्गत कार्य करने वाली प्रक्रियाओं का विश्लेषण करने के पश्चात सामाजिक प्रक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, चाहे वह ज्ञान कैसा भी हो, क्यों न हो, वो वैज्ञानिक सामाजिक चिंतन कहलाता है। तो हम ऐसे सामाजिक वैज्ञानिक चिंतन जहां समाज के विकास में हित हो। तो इस तरह से अगर हम बात करेंगे समाजशास्त्री चिंतन की, तो ये समाजशास्त्री चिंतन एक तरह से हम पाते हैं कि जो समाजशास्त्री चिंतन है वो चिंतन समाज से जुड़ा होता है, समाज से अलग नहीं होता है। समाज के विकास की धारा इस चिंतन से जुड़ी होती है, इसीलिए हम इसे समाजशास्त्री चिंतन कहते हैं।